हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस को हमें ध्यान में रखना है कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा। ये प्रोसेस होगा हमेशा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहा मैंने बच्चों? मैंने कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस हम सेल में पढ़ते आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड से। तो अब ऑस्मोसिस तो मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, एक सेल है और यहाँ पे हमारे पास दूसरी सेल है। इसको मैं ए बोल देती हूँ और इसको मैं बी बोल देती हूँ। तो लेट से जो ए है उसको मैं बोलती हूँ कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और बी वाले के अंदर बच्चों क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और डाइल्यूट मतलब इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे। अब इसमें अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हैं, कम हैं, तो सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। अब ये हमारी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये वाली जो सेल की मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में होता है मूवमेंट ऑफ solvent molecules from higher concentration to lower concentration। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा सॉल्वेंट जिधर ज़्यादा है, यहाँ पे हम किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि सॉल्वेंट बी वाले में ज़्यादा है, इसलिए तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसलिए सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ऑस्मोसिस। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। अगर आप सॉल्वेंट के रेफरेंस में देखेंगे तो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूव तो सॉल्वेंट ही होगा, कभी भी सॉल्यूट मूव नहीं करेगा। पर अगर हम सॉल्यूट को रेफरेंस कर ले लें तो इधर मेरा क्या है, सॉल्यूट कम है और इधर मेरे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट किधर मूव कर रहा है, फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और यू कैन राइट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बात आई समझ में। अब ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है, लेट्स से कि सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है, अगर मैं इस पर सर्टेन क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। और उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए एनसीईआरटी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोसिस को समझने के लिए, तो अगर अचार ऐसे बनाती होंगी मम्मी, आपने कभी देखा हो, तो क्या किया जाता है, जो कच्चे मैंगो हैं उनको काट के उनको सॉल्ट वाटर में मिक्स किया जाता है और उनको रख दिया जाता है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो रॉ मैंगोज है वो श्रिवल हो जाते हैं। श्रिवल हो जाते हैं मतलब क्या हो जाता है बच्चों, श्रिंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपन उसके ऊपर सॉल्ट अप्लाई करते हैं तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। तो मैंगो के अंदर का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो मैंगो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, श्रिंक हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन विल्टेड फ्लावर्स को क्या पानी में रख दे फ्रेश वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा रिवाइव हो जाएगा, मतलब फिर से हरा भरा हो जाएगा। सिमिलरली अगर ब्लड सेल्स को अपन सलाइन वाटर में क्या कर दें, सस्पेंड कर दें, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर अपन डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में रखते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे रॉ मैंगो के अगर अपन रखते हैं सॉल्ट वाटर में तो वो श्रिंक हो जाएगा, ब्लड सेल को रखते हैं सॉल्ट वाटर में तो वो कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगेन ब्लड सेल का जो वाटर है वो बाहर मूव कर पाएगा, वाटर मूव करेगा मतलब सॉल्वेंट मूव करेगा।
अब ये सारे प्रोसेस को अगर हम देखें तो इन सब में कॉमन क्या है कि ये जो सब्सटेंस मूव होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू मेम्ब्रेन होगा। अब ये मेम्ब्रेन को ध्यान से समझना, दीज मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, मतलब एनिमल बेस्ड हो सकती है या तो प्लांट बेस्ड हो सकती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पिग्स के ब्लैडर में और पार्चमेंट, और कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफोन। अब यहाँ पे याद रखना है सेलोफोन क्या है, दिस इज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बाकी तो नेचुरल की बात करें, ये हमारी आर्टिफिशियल है। अब ये मेम्ब्रेन होती क्या है, सो दे आर लाइक कंटिन्यूस शीट और फिल्म। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेमी परमेबल मतलब इसमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू कौन मूव करेगा, स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल दैट इज सॉल्यूट इज हिंडर्ड। तो मतलब सॉल्यूट की जो मूवमेंट है दैट इज नॉट अलाउड, ओनली सॉल्वेंट कैन पास, इसलिए इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से बोर्ड में आपको 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें स्मॉल साइज के पोर होते हैं विच अलाउ ओनली टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और वो सॉल्यूट को पास नहीं होने देगी, ऐसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उस मेम्ब्रेन से क्या करेगा, फ्लो करेगा, किधर से किधर, सो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब ये फ्लो कब तक होगा, ये सॉल्वेंट तब तक मूव करेगा बच्चों जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। सो नाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्वेंट है मूव कर रहा है कहाँ से, तो ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। The flow of solvent from dilute solution to the concentrated solution across the semi-permeable membrane is due to osmosis। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट है वो हमेशा कहाँ से होगी, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, and the osmotic pressure has been found to depend on the concentration of solution। अब मान लीजिए यहाँ पे हम certain pressure अप्लाई करेंगे अगर इधर, तो ये जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पर। क्योंकि ये सॉल्यूट पर डिपेंडेंट है इसलिए हमने इसको क्या बोला बच्चों, हमने इसको बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन सॉल्यूट का नंबर। Now the osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रेशर है जो हम किसी सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑस्मोसिस से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट हो रही है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अपन को क्या करना है, उसको स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होता है उसी प्रेशर को कहा जाता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अगर अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे जो पाई है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और आर क्या है अपना गैस कांस्टेंट। तो अब इसको अपन बच्चों जो कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन V लिख सकते हैं। V क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो लेट्स से बच्चों अगर अपने W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलर मास कितना है, M2 है, तो अपन M2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2। तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना।
इस तरीके से कैसे लिखा, तो v को इधर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये तीनों ही फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अब अगर हमें WT की क्वांटिटी पता हो, टेम्परेचर पता हो, पाई पता हो, तो अपन ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका, तो सॉल्यूट का मोलर मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर ही क्यों करना है, तो ये मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अपन को याद रखना है कि ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बाकी की जो दूसरी मेथड है उनसे ये ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड है। ऐसा क्यों, बिकॉज दिस अदर मेथड एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलारिटी। अब तक की जितनी भी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो किस पर डिपेंडेंट थी बच्चों, वो डिपेंडेंट थी मोलारिटी पर। ये किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है बच्चों मोलारिटी पर। As compared to the other colligative properties, its magnitude is large even for very dilute solution, and the technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules. Why? Because they are generally not stable at higher temperature and the polymers have poor stability. तो ये आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको इसके एडवांटेजेस याद रखने हैं। अब ये छोटी सी बात है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस सेल को सॉल्यूशन में रखा, और इधर मैंने सॉल्यूशन में रखा। मान लीजिए सेल को मैंने जिस सॉल्यूशन में रखा है, तो अपन नंबर से खेलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है मैं बताती हूँ, 1 2 3 4 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जितना ही सॉल्यूट सेल के अंदर है उतना ही बाहर है। तो जब दोनों ही जगह का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। यहाँ पे देखें तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब मोर और टोनिसिटी मतलब कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखें तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ दिस इज वेरी इजी बच्चों, एक बार रीड कर लेते हैं। Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. When such solutions are separated by semi-permeable membrane, अब अगर अपन दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखते हैं, तो वहाँ पे कोई भी टाइप का ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस होने की कंडीशन क्या है कि एक तरफ का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी तरफ का कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, कितना है, तो दैट इज ऑफ 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो अब अगर इस सॉल्यूशन में अपन सेल को रखेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। On the other hand, if we place the cells in solution containing more than 0.9%, अब अगर 0.9% हमारी सेल के लिए आइसोटोनिक है, तो अब अगर अपन उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लेते हैं, मतलब क्या हो गया वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेल के अंदर का सॉल्वेंट है वो बाहर मूव कराएगा। तो यही बोल रहा है कि वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स एंड दे वुड श्रिंक, और ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक। अब अगर अपन ने 0.9% से कम ले लिया, ठीक है, 0.9% से कम ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक। तो ये टाइम पे अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब बाहर सॉल्यूट कम हो गया, तो दिस टाइम सॉल्वेंट विल मूव इनसाइड ऑफ द सेल, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक एंड इन केस water will flow into the cells if placed in this solution and they would move swell। याद क्या रखना है, तीन टाइप के सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर का वाटर कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा।
क्योंकि सेल के अंदर का वाटर बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगी बच्चों, श्रिंक हो जाएगी। और यहाँ पे पानी सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी बच्चों, स्वेल हो जाएगी। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस ही नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट होगा बच्चों। चलिए अब ये जो सारी चीजें अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, जैसे रॉ मैंगो को अपन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो श्रिवल हो जाता है, ऐसा क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव हो जाते हैं अपने फ्रेश वाटर में रखते हैं, क्यों, क्योंकि पानी चला जाता है उसके अंदर। नाउ अ कैरेट हैज बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर कैन बी। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा कि फ्रिज में अगर बहुत दिन तक आप रख दे रहे हैं ना गाजर को, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसे श्रिंक हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो वाटर है वो धीरे धीरे बाहर निकल गया। अब अगर अपन 0.9% कम सलाइन में ब्लड सेल को रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। तो सॉल्वेंट क्या होगा, फ्लो हो जाएगा ब्लड सेल के अंदर और ब्लड सेल हमारी क्या हो जाएगी, स्पिल हो जाएगी। अब ऐसे लोग जो खाने में ज्यादा नमक खा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उनकी बॉडी में क्या होगा बच्चों, वाटर का रिटेंशन होगा। टिश्यू में हो सकता है या तो सेल के बीच में जो स्पेस है वहां पे हो सकता है, एंड दैट विल लीड टू द पफिनेस और स्वेलिंग, जिसको कहा जाता है क्या बच्चों, एडिमा। ऑस्मोसिस का दूसरा एग्जाम्पल तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स, वो भी क्या है, तो वो एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। तो अब ये इसके 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अगर पूछ लिया डिफाइन ऑस्मोसिस एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स जहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है तो यू विल बी एबल टू राइट दिस। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपके घर में लगा हुआ आरओ, आरओ का क्या फुल फॉर्म है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे बच्चों आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर फ्रेश वाटर है और इधर सॉल्ट वाटर है, मतलब इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कम है। तो वैसे तो क्या होगा, ऑस्मोसिस इधर से इधर फ्लो करेगा। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो एक टाइम पर क्या होगा, इतना प्रेशर अपन अप्लाई करेंगे कि जो वाटर है वो फोर्सफुली इधर आने लगेगा। तो अब ये क्या हो रहा था, इधर हो रहा था ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस अगर पीछे की तरफ लौट रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे देखिए, उसको हम कह देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान से समझिएगा, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। कैसे, इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। अगर हमने सॉल्यूशन की साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो जो ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, and the pure solvent will move out of the solution through semi-permeable membrane, and that phenomenon or process is known as reverse osmosis। अब इसका बहुत ज़्यादा यूज है, कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज किया जाता है इनटू डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर। ये पूरा स्कीमेटिक फ्लो है कि जो आरओ वाटर फिल्टर करता है वो किस तरह से करता है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेमीपोलर मेम्ब्रेन क्या लिया जाता है, दैट इज फिल्म ऑफ सेलुलोज एसीटेट। ये आपको याद रखना है, पोरस मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है। सेलुलोज एसीटेट इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इम्प्यूरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर। वो जो फिल्टर होता है ना आरओ का, वो क्या है, सो दैट इज मेनली सेलुलोज एसीटेट के बने हुए शीट्स। चलिए अब लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, दैट इज अब नॉर्मल मोलर मास। मोलर मास समझ रहे हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। तो मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, तो लेट्स से आपने सॉल्ट ऐड किया सॉल्यूशन में। अब आपको पता है कि ये जब ऐड होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na+Cl-। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने जो सॉल्यूट लिया हुआ है वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, अटैच हो जा रहे हैं। तो आपने लिया तो 2 तरह का सॉल्यूट था पर वो अटैच होके क्या हो गए, एक हो गए हैं, तो उसकी वजह से मोलर मास में क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा।
या तो वो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, एंड दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। ध्यान से पढ़िएगा, ये किस केस में होगा, तो ये होगा आयनिक कंपाउंड्स के केस में। सो व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू केटाइंस एंड एनाइंस। ये लिया NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब अपन एक्सपेक्ट क्या करते हैं, 1 मोल ईच ऑफ K एंड Cl माइनस आयन टू बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन। अब अगर ऐसा हुआ तो ये था क्या, एक था, पर ये डिसोसिएट होके कितना हो गया, 2 हो गया है। If we ignore interionic attraction, 1 mole of KCl in 1 kg of water would be expected to increase the boiling point by itna amount. Now, if we did not know about the degree of dissociation क्या है, मतलब जो भी आपने solute add किया है वो solution के अंदर जाके जो dissociate हो रहा है वो कितने molecule में dissociate हो रहा है। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द मास ऑफ 2 मोल पार्टिकल इतना एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl इज इतना, एंड दिस ब्रिंग्स इनटू लाइट द रूल दैट व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयन, तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड मोलर मास है वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। ये बात आई समझ में। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया हुआ है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, ये डाइमेराइज होगा, मतलब आप अगर सॉल्यूशन में इथेनोइक एसिड डाल रहे हैं तो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 इथेनोइक एसिड क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। दे डाइमेराइज इन बेंजीन, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये किस सॉल्वेंट में होगा, तो लो डाइइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्योंकि वो अटैच हो जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स है या तो वो एसोसिएट हो सकते हैं या तो वो डिसोसिएट हो सकते हैं। तो अब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल है वो बेंजीन में जब एसोसिएट होता है तो उसका जो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ फॉर इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू से, ठीक है। एंड द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जो भी है क्या होगा, ट्वाइस होगा एज एक्सपेक्टेड टू द सेम वैल्यू। और ऐसा जो मोलर मास है वो क्या होगा, या तो लोअर होगा या तो हायर होगा देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू, उसी को कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए वान हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाता है आई, और इस आई को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वान हॉफ फैक्टर। ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा कि जो भी डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का या एसोसिएशन हो रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अपन ये तीनों चीज याद रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल्स में क्या दिया गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा। I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास, और वी कैन से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब या तो नंबर डिक्रीज हुआ है या तो इंक्रीज हुआ है। और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अब ये जो अब नॉर्मल मोलर मास है अपन क्या कर सकते हैं, दे कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन की, अगर अपन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करें, ना तो ये वो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा, तो ये मेनली हम आयनिक सॉल्यूट की बात करेंगे। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन जो आई की वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, एंड फॉर डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, जो आई की वैल्यू है उसकी नॉर्मल वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आई वैल्यू फॉर KCl वो 2 में डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगी, पर अगर एथेनोइक एसिड की बात करें तो क्योंकि वो अटैच हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू इंक्लूड द वांट ऑफ फैक्टर एंड देन इट विल मॉडिफाई द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू। तो नॉर्मली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये तुमने पढ़ा हुआ है,
ये पी नॉट प्योर का और ये उसने सॉल्यूट एड किया था, दैट इज डिवाइडेड बाई पी नॉट। अब ये इसमें कितने सॉल्यूट है, N2/N1, इसको हम आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई क्या है, मतलब वो बताएगा कि डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। तो ये जो आई की वैल्यू है वो सारे ही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, फीड कर देंगे। कब, अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब आयनिक नेचर का है। यहाँ पे आई वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 4 का, तो जनरली जो क्वेश्चन है आपका इन चारों में से ही आएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार सारे सॉल्यूशंस देख लेंगे। वी आर डन विद द चैप्टर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।